हेलो एवरीवन, आज हम शब्द रूप सुबंत प्रकरणम संस्कृत व्याकरण, ये तो पता ही है आपको। क्या आज हम किसके बारे में जानेंगे? शब्द रूप के बारे में। ठीक है, शब्द रूप को याद करने की आज मैं ऐसी ट्रिक्स समझाऊंगी कि जिसको आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि शब्द रूप याद करने में स्टूडेंट को बहुत टाइम लगता है, जो याद नहीं कर पाते हैं। तो आज उसके लिए सबसे एक अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगी मैं, बहुत सारे, उसके माध्यम से वो आपको इजीली आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई शब्द रूप होते क्या है, सुबंत क्या चीज है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है शब्द रूप है क्या, सुबंत क्या है, तो हम नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए शब्द रूप सुबंत, सुबंत जो हमारी होती हैं विभक्तियां होती हैं। ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, उनमें हम सुबंत यानी कि शब्द रूप के माध्यम से उनका प्रयोग करते हैं। सुबंत को ही हम क्या कहते हैं? शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर सुबंत, सुबंत का मतलब है कि जो विभक्तियों में जिनका शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द रूप कहलाते हैं। अब देखिए, संस्कृत में शब्द रूप वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। ये तो आपको सबने बहुत पहले पढ़ा होगा कि हमने कोई क्वेश्चन किया कि भाई शब्द क्या होता है? क्या होता है कि वाक्य की जो सबसे क्या होती है छोटी इकाई, वो क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है? वर्ण। वाक्य की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ठीक है, वर्ण होती है। तो यानी कि उस सबसे छोटी इकाई को हम शब्द कहते हैं। और जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें पद, पद यानी कि सार्थक शब्द कहते हैं। क्योंकि खाली अगर हम वर्ण का प्रयोग करेंगे तो हम शब्द तो समझ भी नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि जब तक शब्द हम वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, वाक्य बनाएंगे, जब भी तो हमें पता लगेगा कि भी सेंटेंस क्या है। खाली वर्ण से तो हमें पता नहीं लगेगा। उन्हें पद यानी कि वो जो पद होता है वो सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक क्या होता है? सार्थक जिसका अर्थ निकले, भाई सही तरीके से जिसका अर्थ आएगा वही तो सार्थक होगा। ठीक है, पदों के 5 रूप होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया। ठीक है, यानी कि जो हमारे पद होते हैं उसके 5 रूप माने जाते हैं, जिनके द्वारा हम पढ़ते हैं। संज्ञा होती है हमारी, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, अव्यय होता है और क्रिया होती है। अब यहां पर क्रिया, क्रिया पदों को छोड़कर संज्ञा और संज्ञा सूचक शब्द सुबंत के अंतर्गत आते हैं। किसको छोड़कर? क्रिया पदों को छोड़कर संज्ञा और संज्ञा सूचक, सूचक यानी कि जो संबोधित जो वर्ड होते हैं हमारे, जो संज्ञा सूचक जो शब्द होते हैं, वे शब्द सुबंत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हम उनको सुबंती कहते हैं। इन्हीं शब्दों को जब संस्कृत के वाक्यों में पदों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें संस्कृत शब्द रूप कहते हैं। कौन से वाक्यों को? इन्हीं शब्दों को जब संस्कृत के वाक्यों में पदों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो शब्द रूप कहलाते हैं। अब भाई ये सीधा सा एग्जांपल है, हमने लिखा यहां पर बालक लिख दिया। ठीक है, और अब हमने यहां पर बालक है तो ये शब्द ही, बालक क्या है? शब्द है ना, बालक है क्या है? शब्द है। तो यानी ये शब्द का रूप है, तो इसे हम क्या कहते हैं? शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, अब देखो अब है प्रातिपदिक के उत्तर प्रथमा से लेकर, प्रथमा जो हमारी विभक्तियां होती है, विभक्तियां कितनी होती है हमारी? 7। ठीक है, 7 हमारी विभक्तियां होती है। कारक कितने होते हैं? 8। ठीक है, 8 ही माने गए हैं, हालांकि 2 को हम नहीं मानते, वो कोई कारण है वो बताएंगे। कि प्रथमा से लेकर सप्तमी तक हमारी 7 विभक्तियां होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी।
ठीक है, जब तक इन विभक्तियों की हमें जानकारी नहीं होगी हम शब्द रूप नहीं बना सकते। कोई शब्द जब इन 7 रूपों में, यानी कि जब कोई शब्द इन 7 रूपों में विभक्तियों में होता है तब वह पद सुबंत सुप कहलाता है। ठीक है, अब मानो कि ये है, हमने यहां पर लिखा है एक, ठीक है, बालक का शब्द रूप लिखा हमने यहां पर, लिखते हैं नाम बालक है। ये कौन सी होती है भाई? प्रथमा। ये कौन सी होती है फिर? द्वितीया। ठीक है, तो यानी कि बालक है, बालकौ, बालकः। ठीक है, जब तक हम इनका विभक्तियों में प्रयोग नहीं करेंगे वो शब्द रूप नहीं कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि इस शब्द का जब हम विभक्ति के द्वारा प्रयोग करेंगे तभी वो क्या कहलाएंगे? शब्द रूप कहलाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये जो पद होता है सुबंत यानी कि सुप कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब है शब्द, शब्द रूप के भेद, क्योंकि हमें यह भी आना चाहिए कि भाई शब्द रूप के क्या भेद है। ठीक है, रूप निर्देश शब्द रूप भेद को स्पष्ट किया गया है, अतः शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि शब्द रूप के जो भेद होते हैं कितने होते हैं भाई? 3 है ना। इनको हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है? कौन सा है पहला? संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द, तीसरा संख्यावाचक शब्द। ठीक है, तो अब देखिए कि यहां पर संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर, संज्ञा सबको पता है संज्ञा क्या होती है। ठीक है, संज्ञा शब्दों के अंत में, अंत यानी कि जो लास्ट का अंतिम जो होता है, स्वर और व्यंजन दोनों होने के कारण इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि स्वर और व्यंजन 2 होते हैं अंत में। भाई अंत में किसी के अंत में 2 तो वर्ण आएंगे, या तो स्वर आएगा या फिर क्या आएगा? व्यंजन आएगा। ठीक है, तो वहां पर स्वर और व्यंजन जब होते हैं तो दोनों होने के कारण इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा गया है। अब इसके 2 भाग कर दिए। ठीक है, जैसे हमारा स्वर है और दूसरा क्या है? व्यंजन है। ठीक है, अब स्वर है, अब हमने यहां पर लिखा भाई रमा लिख दिया हमने। रमा में अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? आ है ना, इसका अंतिम वर्ण आ है। ठीक है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ है। अब हमने यहां पर लिख दिया उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन है। ठीक है ना, आगे बात समझने। अब यहां पर जब व्यंजन और स्वर होता है तो यहां पर क्या होता है? यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों अलग हो गए, उनसे हमारे क्या बनते हैं? देखिए, अब है पहला है हमारा अजंत, स्वरांत। अब आप कहोगे कि भाई अजंत क्या होते हैं? ठीक है, जिन शब्दों का अंतिम जो स्वर होता है, जो वर्ण होता है, जिसकी ध्वनि होती है, अंतिम वर्ण की ध्वनि होती है ना। जैसे अभी हमने क्या बोला? रमा, रमा में क्या आया? आ गया, आ का साउंड आ गया। ठीक है, अब यहां पर ठीक है अजंत है, यहां पर अजंत को ही हम स्वरांत कहते हैं। स्वरांत का मतलब है जिसके अंत में क्या हो? स्वर हो। अजंत का मतलब जिसके अंत में क्या हो? अज हो, अज यानी कि स्वर ही हो। ठीक है, दोनों को हम यही कहते हैं, अजंत और स्वरांत। क्लियर? जिसके अंत में क्या हो? स्वर हो गए, वो क्या कहलाएंगे? स्वरांत। हलंत उसी प्रकार है, हलंत और व्यंजनांत। जिसका अंतिम वर्ण व्यंजन हो क्या कहलाएगा भाई? जिसका अंतिम वर्ण व्यंजन हो। ठीक है, अब यहां पर हमने लिखा भाई जगत है, जगत लिख दिया, इसका अंतिम वर्ण क्या है? हलंत है ना। ठीक है, और व्यंजन भी है। ठीक है,
तो यानी कि जो इसका अंतिम वर्ण है उसी से इसकी क्या होती है, पहचान होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हलंत या व्यंजनांत। व्यंजन हो जिसके अंत में, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया ये, यानी कि ये हलंत हो गया। हलंत भी इसको बोल सकते हैं और व्यंजनांत भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। ऑलरेडी तय है, हलंत भी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। हलंत का मतलब हमारे पास क्या होता है भाई, आधा होता है ना वर्ण, ठीक है ना। और आधा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि स्वर तो दो वर्णों के मेल से बनता है, व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनता है, ठीक है। इसलिए हमें तो यहाँ पर जो तय है उसके अंदर क्या मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, हलंत है, ये आधा है, तो ये हमारे पास व्यंजन है। व्यंजन वर्ण, अब हमने यहाँ पर कै के नीचे हलंत लगा दिया। कै हमारे पास क्या है, आधा वर्ण है ना, आधा है। उसी तरह हमने यहाँ पर रमा लगाया था। अब रमा में तो आ है हमारे पास, मैं के साथ में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है ना, तो ये स्वरांत है और ये हलंत है। हलंत यानी कि ये व्यंजनांत है, ठीक है। अब देखिए देखो, अब है यहां पर संज्ञा। संज्ञा क्या होती है भाई, क्या होती है संज्ञा, आपने क्या इमेज किया कि संज्ञा क्या होती है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, कौन बताएगा संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को विशेष्य पद संज्ञा कहते हैं, ठीक है। हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे, और संज्ञा यही होती है, ठीक है। जैसे राम है, नदी, लता, क्रोध है, आदि, ठीक है। राम भी हो गया, नदी भी हो गई, लता भी हो गया, क्रोध यानी कि ये भाव हो गया, ठीक है। आदि ये सब क्या होती हैं, संज्ञाएं होती है, ठीक है। लता, लता यहां पर लता का मतलब है बेल, ठीक है। लता का मतलब होता है बेल, ठीक है। बेल कौन सी, फूल पत्तियों वाली जो होती है वही होती है बेल, ठीक है। जिसको भाई जिसमें फूल लगते हैं, फ्लावर आते हैं जिसपे, ठीक है, वो होती है बेल। क्रोध, क्रोध क्या होता है, ये भाव हो गया। राम क्या हो गया, नदी क्या हो गई, स्थान होगा, ठीक है। तो यानी कि ये सारे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा ही होती है, ठीक है। जब हमें संज्ञा पता है तो हम अपने आप कर लेंगे। अब है संज्ञा शब्द रूपों के दो भेद होते हैं, अजंत, अजंत यानी कि अजंत का क्या मतलब है, स्वरांत, ठीक है, और हलंत का मतलब व्यंजनांत। संस्कृत में संज्ञा शब्द रूप लिंग के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, 6 वर्गों में रखे जाते हैं। अब वो हम 6 वर्ग पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं देखिए। वो हमारे 6 वर्ग कौन कौन से हैं कि अजंत, क्योंकि जब हमें अजंत पता लग जाएगा तो हम शब्द रूप अपने आप बना लेंगे कि अजंत क्या होते हैं। पता था किसी को, अजंत पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग का मतलब क्या है, क्या है भाई, पुल्लिंग, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए, और अजंत जिसका अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो। अब यहां पर है ना, देव का अंतिम वर्ण क्या है, मुनि का है, भानु, पितृ, री, ये हमारे क्या है, स्वर है। यानी कि जिसके अंत में स्वर आए वो क्या कहलाते हैं, अजंत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अजंत स्त्रीलिंग वैसे ही है, लता, मति, धेनु, मात्र आदि, ठीक है। यानी कि अजंत वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना। अजंत क्या होते हैं, हमारे स्वर ही होते हैं, इसका दूसरा नाम अजंत ही है, जिसका अंतिम वर्ड क्या हो, स्वर हो। अजंत नपुंसकलिंग वर्ड कौन से होते हैं, फल, दधि, मधु, धात्र आदि। जैसे हम फल लिखते हैं तो फलम लिखते हैं ना, ठीक है। धात्री एक संबोधित वर्ड होता है, ठीक है ना। मधु होता है शहद, दधि होता है दही,
फल होता है फल। ठीक है, ये सारे आपके अजंत नपुंसक लिंग शब्द में आते हैं। ठीक है, हलंत पुल्लिंग मरुत है, मरुत है जिसको हम मारुत बोलते हैं, हवा बोलते हैं। राजन जिसको हम राजा बोलते हैं। वेद्स जो वेद होता है, आदि, ये सारे सब किस में आते हैं? हलंत पुल्लिंग शब्द में आते हैं। यानी कि ये सारे सब किस में है? पुल्लिंग में। हलंत लगा हुआ है सबके नीचे। समझ गए हलंत का मतलब? ये जो तिरछी जो रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। हलंत स्त्रीलिंग शब्द सरिता है, सरिता यानी कि सरिता जिसको हम नदी बोलते हैं। गिर यानी कि जो पहाड़ी पर्वत। दिशि दिशा आदि, ये सारे क्या है? हलंत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। नहीं, सरिता, सरिता का मतलब नदी। ठीक है, सरिता, उसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? आ रहा है, स्वरित तो आ रहा है, लेकिन तो हलंत, हलंत स्त्रीलिंग शब्द है ये, क्योंकि इसके नीचे हमने क्या लगा दिया? हलंत लगा दिया। है तो वो स्त्रीलिंग ही, बट किस में चेंज हो गया? वो हलंत लगा दे तो हलंत स्त्रीलिंग चेंज हो गया, बाकी उसमें कोई चेंज वर्ड नहीं हुआ है। ऐसे ही गिरी, गिरी यानी कि पहाड़, इकारांत की मात्रा आती है ना इसमें। ठीक है, हमने इसके नीचे हलंत लगा दे तो हलंत वाला हो गया। ठीक है, अब है हलंत नपुंसक लिंग जगत, पयस आदि। पयस का मतलब हम यहाँ पर पानी या दूध दोनों ही ले सकते हैं। जगत यानी कि संसार। ठीक है, ये भी क्या है? हलंत नपुंसक लिंग शब्द है। अब देखिए, अब देखो, अजंत स्वरांत शब्द रूप महेश्वर सूत्र के अनुसार। अच्छा ये बताओ महेश्वर सूत्र क्या होते हैं? क्या होते हैं महेश्वर सूत्र? महेश्वर सूत्र कहते हैं कि महाधन ईश्वर, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो महेश्वर, महेश्वर किसको कहा गया है? भगवान शिव जी कहा गया है ना, कि जब उसने अपना डमरू जब बजाया था तो कुछ उसमें से डमरू में से आवाज निकलती है ना, तो वो सारे वर्ण बाहर निकल कर आए थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जब डमरू बजाया तो उन वर्णों की रचना हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इसलिए वो महेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है अनुसार सभी स्वर ए से च तक, उसमें पता है कौन कौन से स्वर निकले थे? ए से लेकर च तक जितने भी हमारे वर्ण आते हैं वो जब उन्होंने डमरू बजाया था तो तब उनकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। इसलिए उनको महेश्वर सूत्र कहा जाता है। मैं स्वर की बात कर रही हूँ बेटा, व्यंजन की नहीं। वो ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने जब डमरू बजाया था तो वो जो वर्ण आए थे उनमें से मतलब वो वर्ण की उत्पत्ति हुई थी। आपने कोई चीज बजाई तो उसमें से आवाज आती है ना, किसी ना किसी की स्वर की आवाज आती है, तो माना जाता है कि वहां से उनकी उत्पत्ति यानी कि रचना हुई थी, जिसमें ए से लेकर जो च तक होते हैं वो सारे स्वर अच कहलाते हैं। ए से लेकर च तक जो वर्ण आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अच। अच का मतलब वही है अजंत स्वरांत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, तो वो अच कहे जाते हैं। अतः जिन शब्दों का अंत ए से च तक होता है उन्हें अच धन अंत या अजंत कहा जाता है। आ गया ना वही? यानी कि अच का मतलब भी क्या है? स्वर, और अजंत का मतलब भी क्या है? स्वर। ठीक है, कहा जाता है इन शब्दों का अंत स्वरों ए आ ई आदि से होता है, क्योंकि ये हमारे क्या है? स्वर है। ये हमारे क्या है भाई? स्वर है ये। ठीक है, इसलिए इन्हें स्वरांत कहते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा भाई स्वरांत क्या होते हैं, आप क्या आंसर दोगे? कि जिसके अंत में स्वर हो। और मैंने पूछा कि भाई अच क्या होते हैं? ऐसे लेकर च तक, यानी कि है तो हमारे वो स्वर ही, हमने उनका नाम अलग अलग रख दिया कि अच धन अंत, यानी कि क्या बना? अजंत बना। क्योंकि च का जय क्यों बना? क्योंकि च के बाद जब ए है तो च का जय बन जाता है, आपने संधि पढ़ी हो तो। ठीक है, तीसरा वर्ण हो गया वो। ठीक है, इसलिए यहां पर ये क्या बन गया? अजंत बना है। अब है यथा बालक। बालक कौन सा है? अकारांत है या आकारांत है? अकारांत है। इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? आ। ठीक है, ए है। गुरु, गुरु कौन सा है? करांत है। ठीक है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ऊ है। कवि इसका अंतिम वर्ण क्या है?
नदी, लता, पितृ, ऋकारांत, गो, ओकारांत आदि। ये शब्द रूप प्राय, यानी कि इन शब्दों को हम पे किस नाम से जानते हैं? मैंने बताया ना कि जिसमें ए का साउंड आए अकारांत, उ का साउंड आए उकारांत, री का साउंड आए ऋकारांत, ठीक है, और ई का साउंड आए, ठीक है। तो अब यही है कि अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत और उकारांत, औकारांत, ऋकारांत, एकारांत। एकारांत का मतलब जिसका अंतिम वर्ण क्या हो? ए हो, वो एकारांत कहलाएंगे। ओकारांत जैसे गो का एग्जाम्पल भी आया था, ठीक है, गो का जब शब्द रूप आता है तो ओकारांत, तथा औकारांत आदि होते हैं। ये हमारे स्वरांत। कौन से शब्द रूप होते हैं भाई? ये कौन से शब्द रूप कहलाएंगे बताओ? स्वरांति कहलाएंगे ना, क्योंकि सबके अंतिम वर्ण क्या आ रहे हैं? स्वर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम स्वरांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि शब्द रूप हम कैसे याद करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी कॉमन चीजें होती है इसमें कि अगर हमने एक कॉमन चीज को पकड़ लिया तो सब में वो एक जैसी होगी, अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या होता है? विभक्तियां, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब में कॉमन होती है ना। ऐसा तो थोड़ी है कि हम और किसी में विभक्तियों के अलावा और कुछ लिखते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है कि शब्द रूप हम कैसे याद करें। ये सब में एक जैसे होते हैं, इनमें हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये हमने एक टेबल में लगाया तो दूसरी में भी यही लगेंगे एज चीज, ठीक है। ये सबसे पहले ये चीज कॉमन होती है इनको याद करने के लिए। इतना याद हो गया, उसके बाद क्या करते हैं हम, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर दे रखा है बाल का भ्याम, ये कॉमन होता है सब में, होता है ना। बाल का भ्याम ये भी कॉमन होता है, बाल का भ्याम ये भी सब में कॉमन होता है। बाल के भय ये भी सब में कॉमन होता है, बाल के भय ये भी सब में कॉमन होता है, ठीक है। यहां पर बाल कयो है वो भी सब में कॉमन होता है, क्योंकि कॉमन क्यों होता है? अगर हमने राम का शब्द रूप याद किया है तो राम में भी क्या बनता है? वो रामयो, यही बनता है ना, दोनों में यही बनता है। अगर हमने राम का शब्द रूप इसमें लगाया है तो रामाभ्याम बनता है, सब में यही बनता है। अब देखो, ठीक है। अब यहां पर है जैसे ठीक है, अगर प्रथमा और द्विवचन ये भी सबका सेम होता है ना, बोलो यस या नो। अब यहां पर राम है तो क्या बन जाता है? वो ये भी क्या बन जाता है? बनता है ना, यही बनता है, सबका सेम होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर है षष्ठी, देखो बाल कस्य है, ठीक है। ये अस्य वाली बात तो बाद में, सबसे पहले हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये है, ये चारों, ये सिर्फ हमें क्या है, ये ट्रिक है याद करने की कि हमने कहीं पर भी शब्द रूप याद किए तो हमें क्या लगाना है पीछे, बस यही लगाना है। बालकाभ्याम, रामाभ्याम, देवाभ्याम, बालकयो, रामयो, देवयो, ठीक है। ये सबसे इजी ट्रिक है ये। फिर ये और केसु, ठीक है। ये तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, चेंज हो जाता है, लेकिन ये कॉमन चीजें हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि इनका यूज हम हर किसी में कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा हमें क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ठीक है। अब ये बालक का शब्द रूप है भाई, हमने इसका यूज किया। अब देखो हम इसके बारे में जानते हैं, क्या है कि बालक है, बालकौ, बालका है, ठीक है। उसी तरह हम जब करेंगे तो राम का करेंगे, कोई भी आकारांत ले लो, कौन सा आकारांत लेना चाहोगे? नहीं, रमा तो बेटा आकारांत हो गया, आकारांत है ये, ठीक। तो यहां पर हम कर दिया, हमने जैसे क्या कर दिया, राम है और रामो और
रामा। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही होता है ना, अकारांत है, अकारांत है, ठीक है। और ये जो 3-4 जो चीजें मैंने बताई ये तो कॉमन ही होती है सभी में। उसी प्रकार यहाँ पर बालका में तो क्या बन जाएगा, रामम और रामो और रामान, यही बनता है ना। फिर बालके ने तो क्या बनाते हैं हम, रामे, हाँ, वो अणे आ जाता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर बालकेन है तो बालकेन नहीं आएगा, वो हमें उच्चारण से ही पता लग जाता है कि हम रोंग उच्चारण कर रहे हैं, तो वो रामेण होगा सही उच्चारण। फिर भाई रामाभ्याम एस्टिज बन जाएगा और राम ही बन जाएगा, क्योंकि बहुवचन में यहाँ पर क्या बनता है, राम ही बनता है। उसी प्रकार बालकाय है तो क्या बन जाएगा, रामाय बन जाएगा। फिर रामाभ्याम और फिर रामाभ्याम, और पंचमी में रामात बन जाएगा, और फिर रामाभ्याम, और यहाँ पर रामस्य, और फिर यानी कि ये जो अंतिम जो वर्ड होता है वो किसी का भी शब्द रूप लेंगे ये ही बनेंगे, वो अंतिम वर्ण ही बना है ना, ठीक है। तो ये याद करने की ट्रिक है कि हमने यहाँ से यहाँ तक बस इतना याद कर लिया, और एस्टिज बाकी जो आपकी प्रथमा है और संबोधन है वो आपकी एस्टिज चलती है ना। यहाँ पर है बालका, और बाल का नाम क्या बन जाएगा, रामा नाम। रामय है तो रामे है तो क्या बन जाएगा, रामेशु, यानी कि सु लग जाता है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ये ट्रिक होती है कि हमने एक बार याद कर लिया, वो छोटी छोटी चीजें तो सब वही बार बार रिपीट होती रहती है, चाहे वो किसी का ही शब्द रूप हो, ठीक है ना। कि ये जो चीजें हैं यहाँ से षष्ठी से लेकर ये जो चीजें होती है कॉमन होती है, ये सब में कॉमन होती है ये वाली, ठीक है। तो आज हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।